जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस ICS। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 18 को करते हैं। आशा करते हैं ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। चलिए हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों कि निम्न विकल्पों को दिए गए कूट की सहायता से व्यवस्थित कीजिए। मतलब इनमें से कौन सा घटना पहले हुआ है, पहले हम लोग जानेंगे कि ये घटना कब कब हुआ, उसके बाद घटनाक्रम के अनुसार इसको सजाना है दोस्तों। तो इसमें कैसे होगा दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक पूछ रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, हम लोग पढ़े हुए हैं दोस्तों कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है। तो 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को। माउंटबेटन योजना कब आया दोस्तों? ये माउंटबेटन योजना जो भारत और पाकिस्तान जो अलग हुआ बंटवारा के लिए आया था, कब? जून 1947 को। और क्या चीज? उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत होगा दोस्तों? तो उद्देश्य प्रस्ताव कब हुआ? तो संविधान सभा के तीसरी बैठक के समय। कब? तीसरी बैठक कब हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को। ये 9 दिसंबर था दोस्तों, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। और प्रारूप समिति का गठन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है दोस्तों? तो 29 अगस्त। और कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947 को। तो इसको क्रम से सजाइए दोस्तों कि पहले कौन हो जाएगा। तो पहले कौन हो जाएगा? फर्स्ट वाला। पहले फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा? तो सेकंड वाला, थर्ड वाला, 1, 3 और फिर उसके बाद जून 2 और फिर उसके बाद 4 मिलाइए तो 2 वाला आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। आइए हम लोग जानते हैं इसमें कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को। इस समय जो बैठक हुई थी, इस समय अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था दोस्तों? तो सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 9 दिसंबर 1946 को। और जस्ट 2 दिन बाद किसको बनाया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था 11 दिसंबर 1946 को। और देखते हैं माउंटबेटन योजना दोस्तों। जून 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा के लिए आया था दोस्तों माउंटबेटन योजना। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना किसने किया था दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत याद रखिएगा किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाके प्रस्तावना का रूप लिया था। हम लोग पढ़े भी ये स्पेशली वीडियो में संविधान सभा में क्या चीज कि यही आगे चल के प्रस्तावना का रूप ले लिया था। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। प्रारूप समिति का गठन किसने किया था दोस्तों? प्रारूप समिति का गठन किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। किसने? तो भीमराव अंबेडकर ने। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने। ये कितने सदस्यीय समिति थी? इसमें कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। याद रखिएगा। स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट में क्या है बोल रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए हम लोग पढ़े हैं क्या चीज दोस्तों अनुसूची में कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा कुछ पंचायती राज को जोड़ा गया था दोस्तों। पंचायती राज संस्थाओं को जोड़ा गया था और उसी में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु पूछ रहा है दोस्तों कि न्यूनतम आयु की कितनी आवश्यकता होती है। तो कितना आवश्यकता होता है? तो 21 वर्ष चुनाव लड़ने के लिए। जो पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 25 साल। उसी तरीका से जैसे विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ने के लिए एक प्रत्याशी को कितना उम्र होना चाहिए कम से कम? तो 25 साल। लोकसभा में 25 साल, राज्यसभा में 30 साल। उसी तरीका से राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए न्यूनतम? तो 35 वर्ष। राज्यपाल को 35 वर्ष। याद रखिएगा दोस्तों। और पंचायत के लिए चुनाव लड़ने के लिए तो 21 वर्ष। और हम लोग इसमें जानते हैं दोस्तों कि हम लोग का वोट देने का अधिकार, जनता का वोट देने का अधिकार कितना वयस्क मताधिकार जिसको बोलते हैं वो कितना साल होता है? तो वयस्क मतलब कोई वोट देने का अधिकार कितना साल से हो जाता है? तो 18 साल से। तो 18 साल से कब से? वयस्क मताधिकार
वयस्क मताधिकार कितना साल से, तो 18 साल से। और वयस्क मताधिकार का चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में। याद रखिएगा आर्टिकल 326 में क्या किया है, वयस्क मताधिकार की चर्चा। ये जो अभी 18 साल है दोस्तों, ये कब हुआ था चेंज, पहले कितना साल था, तो 21 साल। ये 61वां संविधान 61वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसे चेंज किया था दोस्तों। 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया था। कब 1989 में हुआ था दोस्तों 61वां संविधान संशोधन। उसी के टाइम पहले 21 साल था वोट देने का अधिकार, और अब कितना है, 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। कब, 1989 में। और वयस्क मताधिकार की चर्चा किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 326 में। याद रखिएगा दोस्तों आर्टिकल 326 में। और चुनाव लड़ने के लिए पंचायत के लिए तो 21 वर्ष, याद रहना चाहिए इतना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है कि भारत के संविधान में किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्य शामिल है। संघ लोक सेवा आयोग, तो ये किस भाग में पूछ रहा है दोस्तों, तो किस भाग में सम्मिलित है, तो भाग 14 में सम्मिलित है। ये संघ लोक सेवा आयोग कितना आर्टिकल में है दोस्तों, ये संघ लोक सेवा आयोग तो आर्टिकल 315 आर्टिकल कितना है दोस्तों, 315। यूपीएससी, याद रखिएगा यूपीएससी, इसका गठन कब हुआ है दोस्तों, तो 26 अक्टूबर, याद रखिएगा 26 अक्टूबर 1926 को। कब हुआ है, तो 26 अक्टूबर 1926 को। और हम लोग इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों कि इसका गठन कब हुआ, 26 अक्टूबर 1926। याद रखिएगा दोस्तों कि अक्टूबर 1926 में हुआ, डेट कंफर्म नहीं है अभी, तो अक्टूबर 1926 को हुआ यूपीएससी की स्थापना। अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो अध्यक्ष कौन है, प्रीति सूदन। प्रीति सूदन, ये अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, प्रीति सूदन। ये क्वेश्चन हाल ही में पूछा भी गया दोस्तों एसएससी में, कि अभी वर्तमान में लेटेस्ट एग्जाम हो रहा है शायद एसएससी जीडी का, वही उसी में पूछा गया कि वर्तमान में अभी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो प्रीति सूदन। कौन है, तो प्रीति सूदन। याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अक्टूबर 1946 में। और इसकी स्थापना किसके सिफारिश पर हुई है दोस्तों, तो एक ली आयोग के द्वारा। क्या चीज, ली आयोग के सिफारिश पर, ली आयोग के सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। ली आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो 1923 ईस्वी में। कब हुआ था, तो 1923 ईस्वी में ली आयोग का गठन हुआ था। इसी के सिफारिश पर यूपीएससी का गठन हुआ कब, अक्टूबर 1926 में। इसका अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो प्रीति सूदन। यह आर्टिकल कितना में है, तो आर्टिकल 315 में है। अब भाग कितना में आता है, तो भाग 14 में आता है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फल निम्न में से पुष्प के किस भाग से बनता है, तो फल किससे बनता है दोस्तों, फल तो अंडाशय से, फल अंडाशय से बनता है। लेकिन बीज किससे बनता है दोस्तों, बीज तो बीज क्या चीज से बनता है, बीजार्ड से। बीज किससे बनता है, तो बीजार्ड से। याद रखिएगा। और फल किससे बनता है, तो अंडाशय से। जड़ात्व का मात्रक क्या दोस्तों, क्या चीज पूछ रहा है कि जड़ात्व का मात्रक, तो जड़ात्व का मात्रक क्या चाहिए दोस्तों, केजी मीटर स्क्वायर। जड़ात्व का मात्रक कहते हैं किसको दोस्तों, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को। क्या चाहिए, न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। याद रखिएगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या चीज, जड़त्व का नियम कहा जाता है। कहा जाता है। और यह क्या चीज, न्यूटन के प्रथम गति को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है दोस्तों। इसका मात्रक कितना है, तो केजी मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक भारत में निवास करना आवश्यक है, तो कितने वर्ष रहना चाहिए दोस्तों। क्या चीज, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्षों तक रहना आवश्यक है, तो भारत में
तो 7 साल के लिए, कितना, 7 वर्ष के लिए रहना आवश्यक है दोस्तों। और हम लोग जानते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत हम लोग नागरिकता कितने प्रकार से पा सकते हैं दोस्तों, तो 5 प्रकार से, 5 प्रकार से पा सकते हैं दोस्तों। और वो 5 प्रकार क्या चीज़ है दोस्तों, तो जन्म से, हम लोग पढ़े हैं भी दोस्तों नागरिकता में। दूसरा क्या चीज़ है, वंश से, क्या चीज़, वंश से। तीसरा क्या चीज़ है, तो पंजीकरण से, पंजीकरण से, पंजीकरण द्वारा हम नागरिकता पा सकते हैं दोस्तों। तीसरा, चौथा क्या चाहिए दोस्तों, तो देशीकरण से, देशीकरण से। और हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं दोस्तों, पाँचवा क्या चीज़ पढ़े हैं, तो भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन से, भूमि अर्जन से। और हम लोग नागरिकता कितने तरीकों से पा सकते हैं, नागरिकता नियम 1955 के तहत, तो 5 तरीका से। और याद रखिएगा खोने का भी नागरिकता कितना तरीका, तो 3 तरीका है दोस्तों, और पाने का 5 तरीका। और ये भारत में कितना साल रहेगा तो नागरिकता मिलेगा, तो नागरिकता नियम 1955 के तहत तो 7 साल होना आवश्यक है दोस्तों। पंजीकरण द्वारा मिलता है, जब 7 साल रह जाता है तो पंजीकरण द्वारा उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के द्वारा उसे नागरिकता दे दिया जाता है दोस्तों। 1923 में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चीज बोल रहा है दोस्तों, 1923 में संप्रीति सैन्य अभ्यास, क्या चीज, संप्रीति सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण का, 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये कहाँ हुआ था दोस्तों, तो उमरोई भारत में। ये संप्रीति सैन्य अभ्यास है जो दोस्तों, ये किसके किसके बीच लड़ा जाता है, ये सैन्य अभ्यास है दोस्तों, क्या किसके किसके बीच, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच लड़ा जाता है। कौन सा, संप्रीति सैन्य अभ्यास। ये भारत और बांग्लादेश के बीच एक और नौसेना अभ्यास होता है दोस्तों, उसको क्या चीज बोलते हैं, बोंगो सागर नौसेना अभ्यास, क्या चीज, नौसेना अभ्यास। बोंगो सागर नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है दोस्तों, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में। और संप्रीति सैन्य अभ्यास कहाँ होता है, किसके किसके बीच, तो भारत और बांग्लादेश के बीच। और ये कहाँ हुआ था संप्रीति सैन्य अभ्यास, तो उमरोई भारत में। याद रखिएगा कितना संस्करण था, तो 11वां संस्करण था दोस्तों। नेक्स्ट क्या चीज बोल रहा है कि भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्न में से कहाँ है, विक्टोरिया मेमोरियल है कहाँ दोस्तों, कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में। ये जो भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार निम्न में से कौन था दोस्तों, तो विलियम एमर्सन। कौन थे, तो विलियम एमर्सन थे जो इसका वास्तुकार थे, किसका, तो विक्टोरिया मेमोरियल का। कौन थे, तो विलियम एमर्सन, याद रखिएगा दोस्तों। और हम लोग जानते हैं दोस्तों कुछ इमारतों के प्रमुख वास्तुकार को देखते हैं। जैसे नए संसद भवन बना, नया संसद का कौन है दोस्तों, तो विमल पटेल। याद रखिएगा नए संसद भवन का विमल पटेल। इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, नए संसद भवन का, जैसे नया चीज है तो विमल जानते हैं कि गुटखा होता है, तो गुटखा खा के मतलब थूकना नहीं है एक तरीका से, विमल गंदा चीज है। नया संसद भवन बना है, उसमें विमल पटेल ने बनाया था। याद रख सकते हैं ऐसे कि नए संसद भवन का स्थापना किसने की थी, तो विमल पटेल ने। अयोध्या राम मंदिर का, इसका जो वास्तुकार है कौन दोस्तों, जो चंद्रकांत सोमपुरा। कि कौन थे, तो चंद्रकांत सोमपुरा, ये तो याद रखना ही है दोस्तों। अयोध्या राम मंदिर का वास्तुकार कौन थे, तो चंद्रकांत सोमपुर, याद रखिएगा। गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट ने, किसने, तो गेटवे ऑफ इंडिया जॉर्ज व्हिटेट ने। ये जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बनाया गया था दोस्तों, जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय बनाया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया किसने बनाया था, तो जॉर्ज व्हिटेट ने। इंडिया गेट का वास्तुकार कौन है दोस्तों, तो एडवर्ड लुटियंस। और राष्ट्रपति भवन का भी एडवर्ड लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर। याद रखिएगा किसने, तो याद रखिएगा लुटियंस एवं बेकर ने। कची राष्ट्रपति का, इंडिया गेट का एडवर्ड लुटियंस ने, और गेटवे ऑफ इंडिया का जॉर्ज व्हिटेट ने। अयोध्या राम मंदिर का चंद्रकांत सोमपुरा ने, और नए संसद भवन का विमल पटेल ने। याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पाल शासक मुख्यतः किस धर्म के महान शासक थे। क्या चीज पूछ रहा है कि पाल शासक किस धर्म के महान शासक थे, तो किस धर्म के थे दोस्तों, तो बौद्ध धर्म के। याद रखिएगा कि पाल शासक किस धर्म के महान शासक थे,
तो बौद्ध धर्म के। और पाल वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने, याद रखिएगा, किसने? गोपाल ने। किसने की थी? तो गोपाल ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तो गौड़ थी। फर्स्ट में राजधानी इसने कहाँ बनवाई थी? तो गौड़ कहाँ? पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में। और इसमें याद रख सकते हैं दोस्तों कि इसने उदांतपुरी विश्वविद्यालय, क्या चीज? उदांतपुरी विश्वविद्यालय, उदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो गोपाल ने, याद रखिएगा। उसी तरीका से याद रखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय, किसको? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये क्या चीज? कुमारगुप्त फर्स्ट ने। किसने? कुमारगुप्त फर्स्ट ने क्या चीज की स्थापना की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का। उसी तरीका से विक्रमशिला विश्वविद्यालय की याद रखिएगा दोस्तों। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? याद रखिएगा, विक्रमशिला के तो किसने? धर्मपाल ने, याद रखिएगा, धर्मपाल। तीनों विश्वविद्यालय याद रखिएगा दोस्तों। उदांतपुरी की स्थापना किसने की? तो गोपाल ने। और नालंदा का कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और विक्रमशिला का धर्मपाल ने। और पाल शासक किस धर्म के महान संरक्षक थे? तो बौद्ध धर्म के। इसकी स्थापना किसने की थी? पाल वंश की, तो गोपाल ने। बन्नीहट्टी का युद्ध दोस्तों, बन्नीहट्टी का युद्ध, इसी को बोलते हैं क्या चीज? तालीकोटा का युद्ध दोस्तों। तालीकोटा का युद्ध, चाहे राजसी तगड़ी, चाहे बन्नीहट्टी का युद्ध बोले, चाहे तालीकोटा का युद्ध बोले, चाहे राजसी तगड़ी का युद्ध बोले, तीनों का तीनों एक ही नाम है दोस्तों। ये कब हुआ था दोस्तों? तो 1565 में। किसके बीच हुआ है दोस्तों ये युद्ध? बन्नीहट्टी और तालीकोटा का युद्ध या राजसी तगड़ी का युद्ध, तीनों एक ही युद्ध है। तीनों युद्ध किसके बीच हुआ? तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य, याद रखिएगा दोस्तों। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में हुआ दोस्तों। इसमें जीता था कौन दोस्तों? तो बहमनी। विजयनगर की पराजय, जीत किसकी हुई थी? इसकी जीत हो गई थी, जीत, और इसकी हार हो गई थी दोस्तों। इसमें जीता कौन था दोस्तों? तो बहमनी साम्राज्य। विजयनगर के साम्राज्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। बहुत बार आया क्वेश्चन विजयनगर से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? और तो हरियर एवं बुक्का ने। हरियर एवं बुक्का ने कब की थी? तो 1336 में। याद रखिएगा कि इसकी स्थापना कब की थी? तो 1336 ईस्वी में। और किसने? तो हरियर एवं बुक्का ने। उसी तरीका से याद रखिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हसन गंगू ने। हसन गंगू बहमनी लिखता है दोस्तों। अब पूरा नाम हसन गंगू बहमनी। किसने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की? तो हसन गंगू बहमनी ने। कब की थी? तो 1947 में। याद रखिएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1947 में। किसने की थी? तो हसन गंगू बहमनी ने। हरियर एवं बुक्का ने किस साम्राज्य की स्थापना? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब? 1336 में। तालीकोटा का युद्ध या राजसी तगड़ी का युद्ध, सबको एक ही युद्ध बोलते हैं दोनों को। ये तीनों का नाम एक ही है दोस्तों, बन्नीहट्टी, तालीकोटा और राजसी तगड़ी। कब हुआ था? तो 1565 में दोस्तों। किसके बीच? विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच। जीता किसने था? तो बहमनी साम्राज्य। ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए दोस्तों कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के अध्यक्ष कौन थे? तो आज़ादी के समय 15 अगस्त के समय कौन थे दोस्तों? तो JB कृपलानी। याद रखिएगा कौन थे? तो JB कृपलानी। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को? याद रखिएगा 28 दिसंबर 1885 को। कि इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? संस्थापक कौन है दोस्तों? तो AO ह्यूम को माना जाता है दोस्तों।
ह्यूम ह्यूम को माना जाता है क्या चीज, INC मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है, तो ह्यूम के। प्रथम इसकी जो स्थान कौन सा दोस्तों जहाँ स्थापना हुई थी, तो भोपाल, ये कहाँ, बम्बई में, कहाँ, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। स्थान कौन सा, स्थान कौन, तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन, WC बनर्जी, विमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी चाहे विमेश चंद्र बनर्जी, फुल नेम विमेश चंद्र बनर्जी, चाहे शॉर्ट में याद रखिएगा, WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष थे दोस्तों। संस्थापक इसे ह्यूम को। स्थान कौन सा, तो बम्बई के स्थान में हुआ था दोस्तों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। और याद इसमें रख सकते हैं दोस्तों कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, नामकरण किसने किया था दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी। नामकरण किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इस समय वाइसराय कौन था दोस्तों, वाइसराय कौन था, तो डफरिन था। कौन था, तो डफरिन था। कब से कब इसका कार्यकाल उस समय कितना था, डफरिन का 1884 से 1888 के बीच में इसका कार्यकाल था। उसी समय 1885 में क्या चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, ह्यूम द्वारा। इसकी स्थापना कहाँ हुई थी दोस्तों, तो बम्बई में। बम्बई के किस जगह पर, तो गोकुलनाथ तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। और क्या चीज, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी। नामकरण किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। वाइसराय कौन था उस समय का, डफरिन। इतना चीज याद होना चाहिए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कम। ऐसे हम लोग इसको एक कंप्लीट वीडियो में पढ़ेंगे, क्या चीज, पूरा INC के बारे में। फिर क्या चाहिए दोस्तों, विभवांतर मापा जाता है। विभवांतर किस चीज से मापा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन पढ़िए, वोल्टामीटर से नहीं दोस्तों। विभवांतर मापने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, वोल्टमीटर। याद रखिएगा कि विभवांतर मापने के लिए क्या चीज का उपयोग किया जाता है, तो वोल्टमीटर का। और एमीटर द्वारा क्या नापा जाता है दोस्तों, विद्युत धारा को मापा जाता है। याद रखिएगा, विद्युत धारा को क्या चीज द्वारा मापा जाता है, तो एमीटर द्वारा मापा जाता है दोस्तों। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों।